हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती है ना, उनकी इंटेंसिटी किस तरह रहेगी, क्या एक जैसी रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब हम एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल लेवल देखते हैं, रोटेशनल लेवल मतलब जैसे ये है एक रोटेशनल लेवल जहाँ पे जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर जो ज़ीरो रहता है। दूसरा रोटेशनल लेवल रहता है ये जहाँ पे जे इक्वल टू 1 रहता है। तीसरा रहेगा ये जहाँ पे जे इक्वल टू 2 रहता है। चौथा ये रहेगा तीसरा ये रहेगा जे इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे जे इक्वल टू 4 ऐसा रहता है। इनको बोलते हैं हम डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, स्पेक्ट्रम एक्चुअली इन लेवल्स की वजह से ही मिलता है। इन लेवल्स में ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन कैसा होता है, इस लेवल से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। और इन लेवल्स की जो एनर्जी है वो अलग रहती है, अलग अलग रहती है। जैसे हम वेव नंबर लिखते हैं, हम लिखते हैं वेव नंबर किसके बराबर रहता है, वेव नंबर बराबर रहता है जे इंटू जे प्लस 1, ठीक, बी पर सेंटीमीटर, ये रहता है वेव नंबर। ठीक, अब अगर हमें एनर्जी बताना हो, एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल लेवल, मैं बोलूँगा एनर्जी ऑफ रोटेशन वो रहेगा जे इंटू जे प्लस 1, बी इंटू करेंगे हम एच सी, तो होगा एनर्जी में कन्वर्ट, है ना, वो भी जूल्स में आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गई एनर्जी। अब अगर मैं डेल्टा म्यू बार कहूँ, डेल्टा म्यू बार वो अलग रहता है, उससे हम मतलब डिफरेंस निकालते हैं, पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वो बताऊंगा अभी। वो बराबर रहता है 2 इंटू जे प्लस 1 बी के बराबर पर सेंटीमीटर, राइट। अब अगर इस हिसाब से अगर डेल्टा ई देखेंगे, डेल्टा ई किसके बराबर रहेगा, डेल्टा ई रहेगा फिर बराबर 2 इंटू जे प्लस 1 बी को एच सी मल्टीपल कर दो, ये बन जाएगा एनर्जी, ये जूल्स में। तो ये और ये जो है ना, ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। क्लियर, ये डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस, राइट, और वो जो है ना ये वाला, ये सिर्फ ई। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इनकी एनर्जी क्या रहेगी। सपोज अगर मैं इसमें बात करूँगा, जब J इक्वल टू 0 है तो एनर्जी कितना रहेगा, 0 इंटू 0 प्लस 1, ठीक, कितना आएगा, वो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 एनर्जी आएगी। अब मैं अगर इसको 1 रख दूँ तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 तो 2 BHC आएगा, है ना। ठीक, अगर मैं इसको 2 रख दूँ, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 BHC। फिर ऐसे इसको मैं अगर 3 रख दूँ, यानी ये लेवल 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 होता है 12 BHC। ठीक, इस तरह से अगर मैं इसको 4 रख दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 इंटू 4 हो गया 20 BHC। ये अलग अलग एनर्जी आ गई इनकी। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो 2 BHC का है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो 4 BHC का है ना। ये समझ में आया, ये याद रखना। यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो 6 BHC का है, यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो इतना है। इसका मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस इससे कम, ये डिफरेंस इससे कम। जितना हम ऊपर जाएंगे ना उतना एनर्जी डिफरेंस अलग अलग रहता है। और यही वजह है जब हम अलग अलग एनर्जी डिफरेंस के ट्रांजिशंस करते हैं ना, तो तभी जाके अलग अलग वेवलेंथ्स या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं, तभी जाके हमको अलग अलग पीक्स मिलते हैं। देखो इसका पीक ये मिलेगा, इसका पीक ये मिलेगा, इसका पीक ये मिलेगा, इसका पीक ये मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ पे बताऊँगा मैं, यहाँ पे सॉरी, यानी दिस पीक कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस वन, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पीक इसके लिए मिलेगी, ये इसके लिए अलग अलग पीक्स मिलेंगी। अगर इनकी एनर्जी डिफरेंस सेम रहती ना तब हमें एक ही पीक मिलती। क्लियर, समझ में आया ना, तो ये याद रखना। अब और एक बात,
एनर्जी डिफरेंस तो इनकी अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पे जो ये पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, और ये 2b के बराबर रहती है। b इज रोटेशनल कांस्टेंट, और इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। समझ में आया? तो याद रखना, अगर ये गैप्स बराबर रहती ना तो हमें एक ही पीक मिलती, लेकिन ये गैप्स अलग अलग है, इसीलिए हमें अलग अलग पीक्स मिलती है। क्लियर? क्योंकि इसके लिए अलग एनर्जी लगेगी, इसके लिए अलग एनर्जी लगेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग एनर्जी लगेगी। क्लियर? तो ये याद रखना, ये एक बात, ये होगा इतना यहाँ तक पूरा। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन्स मिल गई, क्या इन लाइन्स की सबकी इंटेंसिटी एक जैसी रहती है? तो मैं पहले जनरल इंटेंसिटी की बात करता हूँ। इंटेंसिटी जो है ना, वो प्रोपोर्शनल रहता है पॉपुलेशन पे, यानी मैं बोलूँगा कंसंट्रेशन पे, और या लेंथ ऑफ ट्यूब पे, या मैं सिंपली बोलूँगा पॉपुलेशन, यानी किसी एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना। ठीक है? अब ये जो ना, ये दोनों, ये जनरल में, यानी ट्यूब की अगर लेंथ बढ़ गई तो सभी मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई मॉलिक्यूल्स तो हम जनरल ओवरऑल कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? अब मैं बताता हूँ आपको पॉपुलेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है? ये हमें देखना है। क्लियर? इस पर हमें गौर करना है, इसको गौर से देखो, मैं बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पास में ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरी, ये ग्राउंड स्टेट है, ये भी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है? इसमें मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक? इस लेवल में यानी 2 मॉलिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी ली है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी ली है। अब इसके ऊपर जब हम माइक्रोवेव्स डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करना, फास्ट रोटेट करना शुरू कर देंगे, यानी ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे दूसरे स्टेट में। कितने मॉलिक्यूल्स? 10। इसका मतलब ये 10 रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? 10 रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब ये मोर इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करता है। मोर इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी पीक है वो बड़ी आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे ना, यहाँ पे 2 ही माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब होंगी और ये 2 मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगी, है ना। तो इसकी जो लाइन आएगी, इसकी जो पीक आएगी वो छोटी आएगी। क्यों छोटी आएगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे तो नंबर ऑफ रेडिएशंस कम एब्जॉर्ब हुई, यानी नंबर ऑफ मैं बोलूँगा इंटेंसिटी जो है रेडिएशंस की वो कम एब्जॉर्ब हुई, तो पीक की भी इंटेंसिटी कम होगी। ये जो पीक है ना, ये एक्चुअली हमें दिखाता है काउंट, ये डिपेंड करता है इस पॉपुलेशन पे, इस पॉपुलेशन पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ग्राउंड स्टेट में। याद रखना, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतने ही वहाँ पे एक्साइटेशन ज़्यादा होंगे, उतना ही इंटेंसिटी ऑफ पीक भी ज़्यादा होगा। तो मैं बोलूँगा इंटेंसिटी ऑफ पीक, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन इन जीएस, ग्राउंड स्टेट। पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूँगा मैं। ठीक है? ये समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आपको एक जनरल सा स्पेक्ट्रम बताता हूँ। यहाँ तक मान लो ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अब आपको मैं और एक सिस्टम दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसमें सपोज 10 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 10। वो 10 मॉलिक्यूल अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी उनकी एनर्जी अलग अलग है। इस एनर्जी लेवल में यानी J = 0, J = 1, J = 2, J = 3, ऐसे हमारे पास में 4 एनर्जी लेवल्स हैं। इस एनर्जी लेवल में, 0 एनर्जी लेवल में सपोज 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है? क्लियर? और इस एनर्जी लेवल में यहाँ पे सपोज 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इस एनर्जी लेवल में सपोज 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें 1 मॉलिक्यूल है।
मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ। देखो ट्रांजिशन जब होता है ना, ट्रांजिशन के दौरान डेल्टा जे यानी चेंज इन जे वो होना चाहिए आइदर +1 और -1। इट इज कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन। एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अलाउड ट्रांजिशन। अगर डेल्टा जे +-2, 3 या 4 हो गया, ये ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होंगे, इनकी इंटेंसिटी कम होगी, ये याद रखना। समझ में आया ना? तो J +-1 का मतलब क्या होता है? J या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ, या फिर ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इन एडजेसेंट जो लेवल्स है ना, इनमें आपस में ट्रांजिशन होता है। यहाँ से यहाँ मैंने पहले से दूसरे, 0 से दूसरे में नहीं जा सकता, या 0 से तीसरे में डायरेक्ट मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। इनको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। समझ में आया ना? तो अब हमें याद रखना कि ट्रांजिशन या तो यहाँ से यहाँ होगा, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर वापस, यानी या तो +1 स्टेप बढ़ेगा या फिर -1 स्टेप कम होगा। क्लियर? यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 2 रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा? 4। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो ये एक्साइट होगा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद में, ये भी एक्साइट होगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स का पीक देगा। ये दिया इसने पीक। ठीक, अब आती है बारी इसकी। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स? 1, 2, 3, तो इसकी पीक थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आती है इसकी बारी, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये 4 रेडिएशंस एब्जॉर्ब की इसने, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर लास्ट वाले में 1 ही है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। समझ में आया ना? अब अगर अपने को स्पेक्ट्रम मिल गया, वो स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा? वो स्पेक्ट्रम पहले ऐसा छोटा, फिर इससे बड़ी पीक, फिर बहुत बड़ी पीक, फिर छोटी पीक। यानी जिस लेवल में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, उस लेवल से ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगे। समझ में आया ना? ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगे उस लेवल से, और उस लेवल से अगर ट्रांजिशन ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे वो लाइट भी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। इसका मतलब वो पीक की जो इंटेंसिटी, सिग्नल जो देगा, वो ज़्यादा इंटेंस देगा। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब हम इसको मैथमेटिकली अगर दिखाना चाहेंगे, तो मैथमेटिकली मैं आपको बताऊं ये कैसे मतलब पॉसिबल है, यानी किस तरह इंटेंसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। देखो मैथमेटिकली अगर हमें देखना हो ना, तो हम यूज़ करते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन, या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मेरी बात समझ लेना जो मैं बताना चाहता हूँ। सपोज ये है ग्राउंड स्टेट, यानी लोअर एनर्जी लेवल, ये है अपर एनर्जी लेवल। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इनको बोलूँगा मैं NL। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये है NU। ये मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइट स्टेट है। जितने इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे ना, उतना यहाँ पे ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, उतना यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा हमको पीक का। ये याद रख लेना, ठीक है? अब यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको मैथमेटिकली। तो बोल्ट्जमैन कहता है जी NU डिवाइड बाय NL जो रहता है, NL वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा E, मगर माइनस डिवाइड बाय KT। डेल्टा E मीन्स इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा E। समझ में आया? और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, इतना समझ में आया? और ये जो T है ना, ये टेम्परेचर इन K, केल्विन। इतना याद रख लेना, ये टेम्परेचर इन केल्विन है। समझ में आया? ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल यानी एक्साइट स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, ये याद रखना। इससे हमें पता चलता है कि अपर लेवल में कब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और लोअर लेवल में कब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे ना, देखो ये जो बता रहा, ये
अपर लेवल में पार्टिकल्स तब ज़्यादा होंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन ये बताता है कि ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ने से ये कम होगा, क्योंकि माइनस साइन इसका उल्टा कर देता है। क्लियर? अगर माइनस साइन नहीं होता फिर हम डायरेक्टली बोल सकते ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि माइनस साइन का मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन उल्टा काम करेगी, एक्सपोनेंशियली काम करेगी लेकिन उल्टा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको मैथ्स नहीं आता, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये समझ लेना, इस माइनस की वजह से अगर ये ऊपर वाला बढ़ गया तो इसका नीचे वाला बढ़ता, ऊपर वाला कम होता है। क्लियर? ये याद रखना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन यू डिवाइड बाई एन एल इज इक्वल टू जी, ठीक, इज इक्वल टू जी। जी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये जो मैंने लिखा डेल्टा ई डिवाइड बाई के टी, ये याद रखना। समझ में आया? जी जो है ना, इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग फैक्टर, या हम इसको बोलते हैं डिजेनरेसी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, या डिजेनरेसी ऑफ रोटेशनल लेवल्स, रोटेशनल लेवल्स, या बोलते हैं इसको डिजेनरेसी कांस्टेंट। क्लियर? और रोटेशनल लेवल्स के लिए जो जी रहता है, ये जी इज इक्वल टू 2j + 1 फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है? फॉर अदर स्पेक्ट्रा, रोटेशन को छोड़ के बाकी जो है ट्रांसलेशन वगैरह, ट्रांसलेशन तो नहीं होता, वाइब्रेशन वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे g इज इक्वल टू 1 रखते हैं हम। ठीक है? g इक्वल टू 1। ये समझ में आया? तो ये ज़रूरी है। अब g जो है ना, ये हमें बताता है कि डिजेनरेसी कितनी है, यानी एक एनर्जी लेवल में, सिंपली बोलूँगा मैं, एक एनर्जी लेवल में कितने एनर्जी लेवल्स फर्दर छुपे हुए हैं। सपोज़ अगर मैं लूँगा g जो है ना, g ये बराबर है 2j + 1, ये आप सबको मालूम है। अगर सपोज मैं पहली एनर्जी लेवल लेता है, यानी j इक्वल टू 1 लूँगा मैं, इफ j इज इक्वल टू 1, इफ j इक्वल टू 1, g किसके बराबर आएगा? 2 × 1 + 1, g आएगा 3 के बराबर। इसका मतलब जो J1 है ना, वहाँ पे तो आपको 1 एनर्जी लेवल लगेगी, लेकिन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टॉक इफेक्ट, ये जो लाइन है ना, ये फर्दर स्प्लिट होगी ऐसे, ये स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे स्प्लिट होगी, ये +1 0 -1 में स्प्लिट होगी। कौन? ये 1। समझ में आया? या मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना, वो इस तरह की इक्वल रोटेशंस करेगा, यानी इनकी एनर्जी सेम रहेगी लेकिन रोटेशंस अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। समझ में आया? ये तो क्लियर है। अब हमें इससे अभी मतलब नहीं, मतलब हमें उससे जो हमने इक्वेशन बताई अभी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँगा फिर से, एन यू डिवाइड बाई एन एल। अब जी के बदले में लिखूँगा 2j + 1, ठीक, और एक्सपोनेंशियल ऑफ -डेल्टा ई डिवाइड बाई के टी। मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पे ही मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मार देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो है ना, ये इक्वेशन, ये हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि अपर लेवल में कितना और लोअर लेवल में कितना है। लेकिन जब मैं स्पेक्ट्रम देखता हूँ ना, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये जो एक्चुअली ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशंस तब ज़्यादा होंगे जब ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। सपोज अगर हम ऐसा लेंगे, सभी एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल्स हैं, तो फिर एक्साइटेशन क्या होगा? कुछ भी एक्साइटेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे तो रेडिएशन की एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ज़रूरत कब पड़ेगी? ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्साइट होने की, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट, जब इस पर रेडिएशन डालेंगे तो ये एक्साइट होंगे और ये चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर? मॉलिक्यूल्स, इतना समझ में आया? ये तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ पीक तब ज़्यादा होगी जब लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगी, हायर एनर्जी लेवल में, अपर एनर्जी लेवल में नहीं। क्लियर?
तो मैं ऐसा बोलूँगा फिर, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन यू बाई एन एल, या मैं बोलूँगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू एन एल एन यू। समझ में आया? क्लियर? अब इसको देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, तब यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसमें पार्टिकल्स कब कम होंगे, ये सॉरी ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा कब होगा? ये ज़्यादा तब होगा जब ये ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी डिफरेंस जब ज़्यादा होगा। और ये कम कब होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है पार्टिकल्स, और यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स। मेरी बात समझ लेना। और यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स बनाऊंगा मैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, इनकी एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे पार्टिकल खुद ब खुद यहाँ नहीं जा सकता, तो पार्टिकल्स यहीं पे रुकने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट हाईली पॉपुलेटेड होगा। ठीक, यहाँ पे भी मैंने 3 ही पार्टिकल रखे थे, लेकिन यहाँ पे गैप थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है खुद ब खुद। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई कि इधर भाग गया, तो इससे यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब अगर हमने एनर्जी डिफरेंस और कम कर दिया तो ये इनको यहाँ जाना इजी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ फिर ज़्यादा होंगी। क्लियर? समझ में आना? जितना एनर्जी डिफरेंस आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स ज़्यादा रुकेंगे और ऊपर भागने की कम कोशिश करेंगे। लेकिन जितना आप एनर्जी गैप कम कर देंगे उतना मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा ऊपर भागने का, और वो ऊपर की लेवल को पॉपुलेट करेंगे, नीचे की लेवल में कम रहेंगे। क्लियर? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मान लो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये अभी 0 डिग्री पे थे, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, इधर चले जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हायर एनर्जी लेवल में पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाती है। क्लियर? ये समझ में आया? इतना तो क्लियर है, शाबाश। अब हम और एक चीज़ देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन यू। तो मैं फिर ऐसा बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी कब बढ़ेगा? इंटेंसिटी तब बढ़ेगा, इंटेंसिटी तब बढ़ेगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल कब ज़्यादा होंगे? जब डेल्टा ई ज़्यादा होगा, जब डेल्टा ई ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। अब डेल्टा ई को और एक तरीके से देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। हमने अभी देखा कि डेल्टा ई बराबर रहता है 2J+1। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2J+1। मेरी तरफ ध्यान देना, ठीक है, BHC राइट। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ गया, ये किस किस से बढ़ता है? B से, यानी अगर B ज़्यादा हो गया तो इंटेंसिटी ज़्यादा। ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं B से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या। B जो रहता है ना, B रहता बराबर, B इसको बोलते हैं हम रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ये किसके बराबर रहता है? ये रहता है बराबर h²/8π²IC। B इज इक्वल टू h²/8π²IC राइट। सॉरी, ये मिटा देना, h² नहीं, h/8π²IC, ये रहता B इसके बराबर है। ठीक, अब इसको देखो, B कब ज़्यादा होगा? B ज़्यादा तब होगा जब I कम होगा। तो I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कम होना चाहिए। अब I आपको मालूम है, I किसके बराबर है? यहाँ पे लिखूंगा मैं, I बराबर रहता है म्यू और स्क्वायर राइट। इसका मतलब रिड्यूस्ड मास भी कम होना चाहिए। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ानी तो ये चीज़ें बढ़ाओ, ये चीज़ें कम करो। क्लियर? इससे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब
जिस लेवल पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहते हैं उस लेवल पे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। उस लेवल को मैं बोलूँगा जे मैक्स। जे मैक्स, ये याद रखना। जे मैक्स जो है ना ये बराबर रहता है √KT डिवाइड बाई 2BHC माइनस 1/2, ये इसके बराबर रहता है। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हमने ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा तो ये इस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ ICl, आयोडीन क्लोराइड, ठीक है, इसके लिए मैं अगर B ले लूँ, B वो बराबर रहता है 0.114 पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर मुझे बताना होगा कि इस मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सी एनर्जी लेवल है, यानी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कौन सी एनर्जी लेवल में है, यानी जे मैक्स कौन सा है, वो मैं बता सकता हूँ। देखो इसको इसमें पुट करने के बाद में मुझे मिल जाएगा J ऑलमोस्ट इक्वल टू 9। तो इसका मतलब जो 9th स्टेट है, 9th स्टेट इज मोस्ट पॉपुलेटेड। क्लियर? तो इस जे मैक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉब्लम्स में भी, इसलिए ये याद रखना जे मैक्स √KT डिवाइड बाई 2BHC माइनस 1/2 के बराबर रहता है। इसके ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर हम आगे जाके बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो आपको जैम वगैरह में काम आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।